प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका नवोदय प्रवेश परीक्षा के इस कोर्स में। और अभी जो है हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स और उसका स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। ठीक है, क्या होता है लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक, उसी के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं लघुत्तम समापवर्त होता क्या है। ठीक है, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त, यानी मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लासा भी बोला जाता है। वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए या शेषफल कुछ भी ना बचे। अभी इससे पहले वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया है, क्या डिस्कस किया है, अभाज्य गुणनखंड के बारे में, है ना। अभाज्य गुणनखंड और जो है गुणज और गुणनखंड के बारे में, है ना। तो लघुत्तम समापवर्त होता क्या है? लघुत्तम समापवर्त ऐसा जो है, एक तरीके से बोला जाए कि गुणज है जो कि दोनों में कॉमन आता है। ठीक है, कॉमन आने का मतलब है कि जो है समापवर्त हो। ठीक है, यानी मतलब जैसे अभी हमने एक उदाहरण लिए थे, है ना, पिछले चैप्टर में हमने एक उदाहरण लिया था जिसका गुणज हमने पता किया था। जैसे 5 का एक उदाहरण लिए हम, उसका गुणज पता किए थे। 5 का गुणज क्या क्या था? 5 था, और 10 था, 15 था, है ना, 20 था, इस तरह से। ठीक है, ऐसे ही 10 जो था, 10 का भी हम पता किए थे गुणज। ठीक है, और उसके बाद में इसका मिला था 10, 2 से गुणा किए 20 मिला, 3 से गुणा किए 30 मिला, 4 से गुणा किए 40 मिला। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया था, इसका उभयनिष्ठ गुणज फाइंड किया था, उभयनिष्ठ गुणज पता किए थे। ठीक है, तो उभयनिष्ठ गुणज क्या है? जो दोनों में हो। ठीक है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में हो। ठीक है, तो दोनों में कौन कौन से हैं? यहाँ पर हमको 10 मिला है ना, और 20 मिला है। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त भी वही है ना, बस अंतर क्या है, इसमें लघुत्तम जुड़ा हुआ है। लघुत्तम का मतलब है सबसे छोटा। तो उभयनिष्ठ जो है, जो भी उभयनिष्ठ गुणज मिलेगा, जो सबसे छोटा होगा वही इसका क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा इसका लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, ये जो है, जो 10 है सबसे छोटा, यही 5 और 10 का क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त या लासा वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए या शेषफल कुछ भी ना बचे। ठीक है, यानी मतलब ये एक ऐसी संख्या है जो हमको मिला हुआ है जो कि इन दोनों संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जा रही है और कुछ भी शेष नहीं बच रहा है, और साथ ही साथ ये छोटी से छोटी ऐसी संख्या है जिसके साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, 10 के अलावा कोई दूसरी ऐसी संख्या नहीं होगी, है ना, जो कि इन दोनों से भाग किया जाए और शेषफल भी ना बचे, दोनों से कट भी जाए, है ना। इस तरह से 10 ही एक ऐसी संख्या है जिसके साथ ऐसा हो सकता है। 20 भी है, 20 से में भी अगर 5 से भाग करेंगे, 10 से भाग करेंगे तो बढ़िया से पूरा बढ़िया से कट जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो है सबसे छोटी संख्या नहीं है, सबसे छोटी संख्या 10 है, इसीलिए लघुत्तम जुड़ा हुआ है। लघुत्तम मतलब सबसे छोटा। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्त का मतलब होता है, लासा का मतलब होता है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या हो जो कि दोनों का उभयनिष्ठ गुणज हो, है ना, जो कि दोनों का उभयनिष्ठ गुणज हो, वो होता है लघुत्तम समापवर्त। अब इसको निकालने के दो तरीके हैं, है ना। कैसे निकालते हैं लासा? लासा ज्ञात करने की दो विधियां हैं। ठीक है, एक होता है भाग विधि और एक होता है गुणनखंड विधि। तो ये अभी हमने जो ये आपको बताया है, ये गुणनखंड विधि है। ठीक है, ये गुणनखंड विधि है। भाग विधि भी होता है, उसको आगे हम देखते हैं। ठीक है, कैसे होता है भाग विधि, पहले भाग विधि देखते हैं। ठीक है, तो बताया जा रहा है भाग विधि में दी गई संख्याओं को कॉमा लगाकर एक पंक्ति में लिखते हैं पहले। ठीक है, पहले कॉमा लगा करके सभी गिनतियों को इस तरह से जो है लिख लेंगे। उसके बाद फिर उस अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जानते ही हैं आप लोग, 2, 3, 5, 7, 11, 13, है ना, ये सब अभाज्य संख्या हैं। तो फिर उसको अभाज्य संख्या से भाग देते हैं और जो कम से कम एक संख्या को विभाजित करती है ना, ऐसी अभाज्य संख्या से हम भाग देंगे, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से, जो कि उनमें से किसी ना किसी संख्या को विभाजित जरूर करती रहे। ठीक है,
और फिर उसके बाद में प्राप्त भागफलों तथा शेष फलों को नीचे पुनः एक पंक्ति में लिखते हैं और पुनः उपरोक्त क्रिया को दोहराते हैं और ऐसे ही करते जाते हैं, भाग देते जाते हैं और यह क्रिया तब तक करते रहते हैं जब तक कि नीचे की पंक्ति में सभी संख्याओं के स्थान पर एक ना आ जाए। ठीक है, और लास्ट में भाग दे देकर उसमें हम लास्ट में एक लेकर आते हैं, यानी मतलब सभी संख्याओं को काट करके एक बना देते हैं। ठीक है, अब भाजकों का गुणनफल करने पर प्राप्त गुणनफल ही संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त होता है। इसको अभी तक हम पढ़ के बताएं। ठीक है, अभी आगे आपको एक उदाहरण की मदद से बताएंगे तो फिर बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं एक उदाहरण की मदद से। जैसे मान लो हमारे पास एक संख्या है, उदाहरण के तौर पर 12। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं 12 है और 14 है। ठीक है, और 18 है। ये 3 संख्याएं हैं जिसका हमें भाग विधि से लासा ज्ञात करना है। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बताया कि कॉमा लगा करके तीनों संख्याओं को लिख लेंगे, 12, 14 और 18। ठीक है, और उसके बाद में अब हम इसमें भाग करेंगे। ठीक है, भाग करते हैं। किस संख्या से ये कटेगा, अभी विभाज्यता का नियम इसीलिए पढ़ाया गया। ये चीज़ें बढ़िया से क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी अभाज्य संख्या से ये कटता है। अभाज्य संख्याएं आपको पता ही है कौन कौन सी होती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 के बाद में 3, फिर उसके बाद में 5, 7, ठीक है, उसके बाद में 11, 13, इस तरह से। ठीक है, तो अब जो है देखते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और 2 से ये सारी जो संख्याएं हैं कट रही हैं। तो पहले हम 2 से इसको भाग देते हैं, 2 से काटते हैं तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे 12 में तो 6 आ जाएगा। अभी अगर बढ़िया से इस तरह से मौजबानी भाग करना नहीं आ रहा है तो उसको भाग करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 से भाग किए 6, 12 में 6 हो गया। 2 से 14 में अगर भाग करेंगे तो 7 होगा। फिर 2 से 18 में भाग करेंगे तो 9 हो जाएगा। इस तरह से हमने भाग कर लिया। अब इसके बाद में कोई ऐसी संख्या से फिर इसमें भाग करेंगे जो कि इनमें से किसी एक को काट रही हो, है ना, किसी एक को जो है भाग करने पर पूरा कट जाए। ठीक है, तो अभी भी देखो 6 जो है 2 से कट रहा है, लास्ट में 6 है ना, तो वो जो है 2 से कट रहा है, लेकिन 7 और 9 नहीं कट रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब 2 से नहीं काटेंगे। ठीक है, एक भी अगर कट रहा होगा तो काटेंगे ज़रूर। तो 2 से काटते हैं, 2 से भाग देते हैं तो 2 3 6 हो जाएगा। और ये 7 तो कटेगा नहीं, जो नहीं कटेगा उसको वैसे ही उतार लेना है, कुछ उसमें बदलना नहीं है। ठीक है, इसके बाद में अब देखो यहाँ पर 3 से भाग दे सकते हैं, है ना। 2 के बाद में जो अभाज्य संख्या है वो 3 होती है और 3 से देखो ये 3 कट रहा है और 9 भी कट रहा है, तो 3 से भाग देते हैं। 3 1 के 3 हो जाएगा। 7 नहीं कटेगा तो वैसे ही उतार लेते हैं, 3 से 9 में भाड़ा पड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर अभी देखो 3 जो है अभी भी 3 से कट रहा है। ठीक है, तो फिर से अभी 3 से ही भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 है ही, ठीक है, और यहाँ पर 7 है तो 7 भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और 3 में 1 का पहाड़ पड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। इसके बाद में अभी देखो यहाँ पर 7 है और 7 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 7 से भाग देते हैं, यहाँ पर 1 हो जाता है, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में हमको क्या करना है, लासा ज्ञात करने के लिए ये जो है संख्याएं 2 2 3 3 7, इसको हमें गुणा करा लेना है। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 7। ठीक है, इसका गुणा कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 252। ठीक है, ये इसका जो है लासा हो जाएगा। तो इस तरह से हमको लासा ज्ञात करना है। अगर भाग विधि से ज्ञात करना है तो इस तरह से हम ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमा लगा करके उस सभी संख्याओं को लिखेंगे, फिर अभाज्य संख्या से सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से भाग करना शुरू करेंगे। अगर उसमें पहाड़ा जाता है तो, और नहीं जाता है तो फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, और लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे अभाज्य संख्याओं से ही भाग करना है। ठीक है, इसको इसीलिए बोलते हैं अभाज्य, है ना, ये संख्याएँ जो है अभाज्य होती है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही इसको लिखना है। ठीक है, और उसके बाद में तब फिर इसको गुणा करके जो भी संख्या मिलती है वही इसका लासा हो जाता है, यानी मतलब लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा। ठीक है, ये था भाग विधि। गुणनखंड विधि सरल होता है, पहले ही हम बता चुके हैं। सबसे पहले उसका गुणनखंड कर लेना। ठीक है, गुणनखंड विधि से सर्वप्रथम दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर उभयनिष्ठ गुणनखंडों
को केवल एक बार लेकर सभी गुणनखंडों का गुणनफल प्राप्त करते हैं। प्राप्त गुणनफल ही संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त होता है। एक तरीका तो हमने पहले ही बता दिए हैं, ठीक है, हमने एक तरीका जो है पहले ही बता दिया है। दूसरा तरीका क्या है, सबसे पहले हम गुणनखंड पता करते हैं, ठीक है। अभी हमने 10 15 और 10 और कौन सी संख्या थी पहले जो लिए थे, 12 14 और 18, इसी संख्या का हम प्राप्त करते हैं, फिर से पता करते हैं। तो 12 14 और 18 का लासा हमको याद करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पहली संख्या 12 का गुणनखंड कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। 2 से कटेगा, 2 छक 12, फिर देखो 2 से कट रहा है, 2 3 6, फिर उसके बाद में 3 से कटेगा एक बार, ठीक है। फिर उसके बाद में 14 को भी ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। दो से भाग देंगे 7 बार जाएगा, और 7 से भाग देंगे एक बार जाएगा, कट जाएगा। फिर उसके बाद में 18 का करते हैं, तो 18 में भी 2 से भाग देंगे और 9 आ जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 3 से भाग देंगे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया, और उसको हम इस तरह से लिख लेते हैं सभी के सामने सभी के अभाज्य गुणनखंड को। 12 के सामने 12 के गुणनखंड को, 14 के सामने 14 को, और 18 के सामने 18 के गुणनखंड को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 मिला, 2 मिला और 3 मिला, ठीक है। इस तरह से गुणा के रूप में हम इसको लिख लेंगे। 14 में क्या मिला, 2 मिला और 7 मिला। तो अब 7 को हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, 7 को हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इसके नीचे नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ पर कोई दूसरी, यहाँ पर 7 होता तो 7 के नीचे लिखते, नहीं तो हम इसको दूर ले जा करके यहाँ पर लिखेंगे ताकि किसी के नीचे ना रहे हो, ठीक है। उसके बाद में 18 में क्या आया, 2 3 3, तो यहाँ पर 2 हुआ गुणे, फिर 3, अब इस लाइन में हमें 3 नहीं लिखना है, हमें कहाँ पर लिखना है, 3 के नीचे 3 लिखना है, ठीक है। उसके बाद में फिर 3 है तो गुणा लगाते हैं, और अब यहाँ 3 नहीं लिख सकते हैं, हम यहाँ 3 लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद में अब जो है हम एक लाइन खींचेंगे, और उसके बाद में जो है हम प्राप्त करेंगे क्या चीज़, इसके जो है गुणनखंड, जो कि इसमें इन सभी के मिल करके आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका लासा क्या हो जाएगा, इसका लासा होगा, इस वाले को मिलाते हैं, ठीक है। इस पहले वाले के नीचे क्या लिख मिला है, 2, तो 2 उतार लेते हैं। फिर उसके बाद में इस वाली लाइन में क्या है, 2, फिर 2 उतार लेते हैं। फिर इस वाली लाइन में क्या है, 3 है तो 3 उतार लेते हैं। फिर इस वाली लाइन में क्या है, 7 है तो 7 उतार लेते हैं। फिर इस लाइन में क्या है, 3 है तो 3 उतार लेते हैं। अब ये आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा कि ये तो मिल ही नहीं रहा है ना, बाकी 2 में है नहीं फिर भी उतार रहे हैं, तो यहाँ पर भी बाकी 1 में बीच वाले में नहीं है फिर भी उतार ले रहे हैं, है ना। यहाँ पर 7 जो है ये भी उतार लिया जा रहा है, ठीक है। 3 भी उतार लिया गया जबकि बाकी दोनों में नहीं था, ठीक है। तो इसको अगर आप कम समझ में आ रहा है आपको, तो एक और तरीका है, उस तरीके से भी कर सकते हैं। क्या तरीका है, हम देखेंगे सबसे छोटी संख्या इतने पूरे में कौन सी है, 2 है, ठीक है। अब देखेंगे किस लाइन में 2 सबसे ज़्यादा बार लिखा गया है। देखो ये पहली वाली लाइन में 2 सबसे ज़्यादा बार लिखा गया है, 2 बार लिखा गया, इन सब में एक एक बार ही है ना। तो हम जितनी बार सबसे ज़्यादा बार जिस लाइन में मिलेगा उसी वाले को लिख लेंगे। यहाँ 2 बार लिखा गया है ना सबसे ज़्यादा बार, तो 2 को 2 बार लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 गुणे 2 लिख लेते हैं। उसके बाद में कौन सी संख्या है, 3 है, ठीक है। अब देखेंगे 3 किस लाइन में सबसे ज़्यादा है, इस वाले लाइन में 1 बार है, इस लाइन में 1 बार भी नहीं है, इस लाइन में 2 बार है, तो 2 बार वाला सबसे ज़्यादा बार है ना, तो यहाँ पर हम उसको 2 बार लिख लेंगे, 3 गुणे 3, ठीक है। उसके बाद में अब 2 हो गया, 3 हो गया, इसके बाद में है 7, 7 किस लाइन में सबसे ज़्यादा है, तो ये एक ही है और इस लाइन में है, तो 1 बार इसको उतार लेंगे, ठीक है। देखो आंसर में जो है वही आ रहा है, अब इसका गुणा जो करेंगे वो भी वही आएगा जो इसका गुणा आएगा। बात समझ में आ रहा है, तो इस तरह से गुणा कर लेना है, और जो गुणा करने पर आएगा वो इसका उत्तर हो जाएगा। अभी हमने पिछली क्वेश्चन में इसका गुणा किया था, है ना, या 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, यही सेम संख्या मिली है हमें वहाँ पर, तो वही सेम उत्तर भी हो जाएगा 252, ठीक है।
ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका गुणनखंड विधि से लासा निकाला जाता है, लेकिन अक्सर जो है लासा निकालने के लिए ये थोड़ा सा बड़ा भारी हो जाता है। अभी देखो यहाँ पर जो है इतना किया गया गुणनखंड, फिर यहाँ गुणनखंड, फिर यहाँ गुणनखंड, फिर उसके बाद में इसको मिलाया गया है ना, फिर उसके बाद में ये लिखे गुणा किए फिर लिखे। तो इससे बेहतर है कि हम जो है इससे पहले वाली विधि जो है उसी विधि से करें, भाग विधि से, है ना। जैसे ये किया गया है, कितना सिंपल है, एक ही बार में आ जा रहा है। ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं मासा कैसे निकाला जाता है। अभी हमने लासा देखा, लासा दोनों तरीके से देख लिए, और एक और तरीका जो था उसको हमने पहले ही बता दिया था। ठीक है। करना क्या है, सभी का पहाड़ा लिख लेना है ना। 12 का पहाड़ा लिख लेंगे, 14 का पहाड़ा लिख लेंगे, 18 का पहाड़ा लिख देंगे। फिर उसके बाद में देखेंगे सबसे पहले कौन सा मिल रहा है। अभी जैसे हमने यहाँ पर बताया था ना, यहाँ पर है ना, लासा निकालना था 5 और 10 का। 5 का पहाड़ा लिख लिए, 10 का पहाड़ा लिख लिए, फिर देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पर कौन सी संख्या मिल रही है। जो संख्या हमको यहाँ पर मिल गई, ये वाला है ना, वही हो गया इसका लासा। इसको अगर हम दूसरे विधि से ज्ञात करेंगे तब भी 10 ही आएगा, है ना, इसका लासा। तो एक तरीका ये हो सकता है, लेकिन दिक्कत क्या आती है इसमें, कभी कभी जो है इसमें पहाड़ा बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, तब जाकर ये मैच होता है। जल्दी ये मैच ही नहीं होता है। ठीक है। अभी जैसे 12 और 14 18 की बात करें, तो इसमें 12 14 18 का पहाड़ा जो है हमें तब तक लिखना पड़ेगा जब तक 252 नहीं आ जाएगा। 252 आएगा तब जाकर तीनों में मैच होगा, है ना। इसीलिए हम ये विधि का प्रयोग करते हैं। वो जो है उभयनिष्ठ गुणन वाला विधि जो है उसको नहीं यूज करते हैं। ठीक है। उभयनिष्ठ गुणज वाला विधि जो है वो थोड़ा सा भारी हो जाता है ना। मासा की बात करते हैं। ठीक है। मासा क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। ठीक है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, यानी मतलब इंग्लिश में बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या मासा वह महत्तम संख्या है। महत्तम मतलब होता है बड़ा से बड़ा, महान से महान। महान मतलब होता है बड़ा, है ना। तो महत्तम संख्या का मतलब है बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है। जिसमें दी गई सभी संख्याएं पूर्णतया विभाजित हो जाए। ठीक है। वही चीज़ है जैसे गुणनखंड निकाल रहे थे, है ना। गुणनखंड निकाल रहे थे, जैसे मान लो 12 है और 18 है। ठीक है। उसके गुणनखंड निकाल रहे थे हम, 12 के गुणनखंड और 18 के गुणनखंड। ठीक है। तो 12 के गुणनखंड क्या मिले थे, 1 मिला था, 2 मिला था, 3 मिला था, फिर उसके बाद में 4 मिला था, फिर 6 मिला था, फिर उसके बाद में 12 मिला था। ऐसे ही 18 के गुणनखंड में क्या मिला था, 1 मिला था, 2 मिला था, 3 मिला था, है ना। फिर उसके बाद में 6 मिला था, है ना। फिर उसके बाद में 9 मिला था, फिर उसके बाद में 18 मिला था। तो अब इसमें देख रहे थे कि जो इसके जो गुणनखंड है उसमें कॉमन क्या है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से हैं। ठीक है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड में हमने देखा था कि 1 मिल गया, है ना, 2 मिल गया। ठीक है। फिर उसके बाद में 3 मिल गया, है ना। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर 6 मिल गया। ठीक। तो यहाँ पर महत्तम समापवर्तक क्या होता है, यही जो गुणनखंड मिल रहे हैं, यही गुणनखंड सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है, सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है, वही इसका होता है मासा। ठीक है। सबसे बड़ा गुणनखंड यहाँ पर 6 है, यानी मतलब बोले तो 6 जो है 12 और 18 का मासा होगा। ठीक है। लेकिन इसको पता करने के लिए फिर वही चीज़ें हैं। अब इसका गुणनखंड पता करना पड़ेगा हमें सभी संख्याओं का, और सभी संख्याओं का गुणनखंड पता करेंगे तो हो सकता है कोई गुणनखंड हमसे छूट जाए, है ना। तो ऐसी स्थिति में हम इस विधि का प्रयोग नहीं करते हैं, हम भाग विधि और गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और उससे जो है हम पता कर सकते हैं एकदम सही सही कि इसका मासा क्या है, और आसानी से जल्दी भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो देखते हैं भाग विधि क्या होता है। ठीक है। भाग विधि से कैसे मासा निकालते हैं। तो भाग विधि में जिसको डिवीजन मेथड बोला जाता है, इसमें दी गई संख्याओं में से सर्वप्रथम 2 संख्याएं लेते हैं। ठीक है। जो भी संख्याएं दी गई होती हैं उसमें 2 संख्याएं लेते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं। ठीक है। जो 2 संख्याएं, जितनी भी संख्याओं का हमें मासा निकालना होता है उनमें से 2 संख्याएं लेते हैं, और दोनों में जो सबसे छोटी होती हैं, है ना, उन्हीं 2 संख्याओं को लेते हैं
और उसके बाद में छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं और जो शेष बचता है उससे छोटी संख्या को भाग देते हैं और उसके बाद में जो शेष बचता है उसमें प्रथम शेष यानी मतलब जो भाजक रहता है उसको भाग देते हैं और इस क्रिया को तब तक दोहराते हैं जब तक कि शेष शून्य नहीं हो जाता है। ठीक है, और अंतिम भाजक ही इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है। अब ये जो है थोड़ा सा देखने में कठिन लग रहा है ना, अभी पहले पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर एग्जाम्पल की मदद से करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब इस मासा तथा तीसरी बची हुई संख्या का उपरोक्त क्रिया द्वारा मासा निकालते हैं। ठीक है, जो बचा होता है मासा जो आया रहता है दोनों का, अब उस संख्या से बाकी जो दूसरी संख्या जो है उससे मासा निकालते हैं ठीक उसी तरह से। ठीक है, तो उसके बाद में तीन संख्याओं का मासा प्राप्त हो जाता है और फिर इसी क्रिया को जो है बोला जाता है कि ये जो है भाग विधि है। ठीक है, चलो उसी संख्या का मासा ज्ञात करते हैं। जैसे हमारे पास जो उदाहरण लिए थे, कौन सा उदाहरण था, 12, 14 और 18। ठीक है, तो लेते हैं भाग विधि से 12, 14 और 18 का मासा ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले दो छोटी संख्याएं चुन लेना है। ठीक है, सबसे दो छोटी संख्याएं 12 और 14 होंगी, तो 12 और 14 को उठाते हैं और इसमें भी जो सबसे छोटी संख्या होगी उस संख्या से भाग करते हैं और किसको भाग करेंगे, जो उससे बड़ी संख्या रहेगी। ठीक है, भाग करते हैं तो भाग करेंगे तो 12 1 के 12 एक बार जाएगा, है ना, और उसके बाद में शेष हो जाएगा 2। अब इसके बाद में ये जो शेष आया है इसी शेष से हम भाग देते हैं जिससे भाग किए रहते हैं, यानी मतलब पहली वाली संख्या को। ठीक है, यहाँ से उठा करके इसको यहाँ पर ले आते हैं इस तरह से। ठीक है, ऐसे उसके बाद में 2 से भाग देंगे 6 बार जाएगा और ये 12 हो जाएगा। तो अगर 12 और 14 होता तो हमको मासा 2 मिल गया है, इधर वाला नहीं, इधर वाला जिससे भाग दिया गया होता है आखिरी बार उसको जो है मासा बोला जाता है। ठीक है, तो अगर 12 और 14 का होता तो मासा हमको 2 मिल गया होता। ठीक है, एक स्थिति ये है, अगर हमको 12 और 14 का मासा निकालना होता तो हमको मासा कितना मिल जाता, 2 मिल जाता। ठीक है, मासा बोलते कि 2 हो गया। ठीक है, ध्यान देना है मासा यही रहेगा। ठीक है, जो संख्या से जिस संख्या से हम लास्ट में भाग दिए रहेंगे, है ना, भाजक जो रहेगा लास्ट आखिरी में वही उसका मासा हो जाता है। और अगर वहीं पर मासा जो है ज्ञात करना होता हमको 12, 14 और 18 का, ठीक है, तो हम क्या करते, तब हम यहाँ तक तो वही करते, 12 से 14 में भाग देते, एक बार जाता, है ना, और एक बार गया 12 हुआ, यहाँ पर शेष 2 हुआ, 2 से 12 में भाग दिए और उसके बाद में 6 बार गया और 12 कट गया। लेकिन हम यहीं नहीं रुकते, हम क्या करते हैं, अब यही जो लास्ट में मासा आया है इन दोनों संख्या का 12 और 14 का, उन्हीं दोनों संख्या से जो मासा आया है उस मासा से हम भाग देते इस बड़ी वाली संख्या को। ठीक है, 2 से 18 में भाग देते हैं। अगर ये पूरी तरह से कट जाता, है ना, 2 से 18 पूरी तरह से अगर कट जाएगा तो यही जो है इसका मासा हो जाएगा। और अगर यहाँ शेष बच जाता तो इसी शेष से हम फिर से इसको 2 को इधर ला करके उससे भाग करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में इस तरह से करते जाते हमेशा इसको ला करके, और उसके बाद में अंततः हमको जो संख्या मिलता जिससे आखिर में भाग देते और यहाँ पर कटता वही इसका मासा हो जाता है। फिलहाल यहाँ पर ये देखो कट गया है तो आखिर में भाग हम 2 से दिए हैं तो यहाँ पर हमारा मासा जो है वो 2 हो गया है। ठीक है, मासा बराबर 2। ठीक है, तो इसका जो है 12, 14, 18 का मासा हमको 2 मिला और 12 और 14 का मासा अगर निकालते हैं तो वहाँ पर भी 2 ही मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम मासा निकालते हैं भाग विधि से। ठीक है, इसका एक और उदाहरण लेकर के देख लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुछ बड़ी संख्या ले लेते हैं, 144 लेते हैं। ठीक है, और 196 लेते हैं और 46 लेते हैं। ठीक है,
इसका हम मासा निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो इसका मासा निकालने के लिए हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेते हैं। सबसे छोटी संख्या है 46, तो 46 से भाग देंगे, है ना, और किसको भाग देंगे, 144 को भाग देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितनी बार पहाड़ा पढ़ सकते हैं, 3 बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, 3 बार पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 3 18, 4 3 12, 1 13। ठीक है, अब ये जो है 14 से 8 जाएगा तो फिर 6 हो जाएगा और यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 6 आ गया। अब 6 से भाग करेंगे 46 में। ठीक है, 6 से 46 में भाग करते हैं, कितनी बार जाएगा, 6 सत्ते 42। ठीक है, और यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर 4 से भाग देंगे 6 में। ठीक है, और 4 से जब 6 में भाग देंगे तो 4 1 के 4, फिर उसके बाद में 2 आएगा, 2 से भाग देंगे 4 में, और फिर उसके बाद में 2 दूना 4, और यहाँ पर जो है 4 जो है संख्या मिल जाती है। ठीक है, अब ये जो 4 संख्या मिला है, सॉरी 2 मिला है ना, हाँ यहाँ पर 2 जो मिल गया है, इसी संख्या का, और जो लास्ट में दिया गया है 196, है ना, सबसे बड़ी संख्या है 196, उसका जो है मासा निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 से भाग देंगे 196 में, तो यहाँ पर 2 नमा 18 हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया 16, है ना, 2 अठे 16, यानी मतलब भाग दी, ये पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ पर इसका मासा जो है बोले तो इसका जो मासा क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम इसका मासा निकालते हैं। ठीक है, मासा बराबर 2। ठीक है, तो ये था भाग विधि। ठीक है, इस तरह से भाग विधि से हम मासा निकालते हैं। गुणनखंड विधि देखते हैं मासा निकालने का। तो इसमें जो है गुणनखंड विधि में हम सबसे पहले इसका गुणनखंड करते हैं। ठीक है, जिस भी संख्या का हमें मासा निकालना होगा उसका हम गुणनखंड करेंगे, और फिर उसके बाद में तब इसका मासा ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने जो उदाहरण लिया था उसी को लेकर के चलते हैं। ठीक है, पहले इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। गुणनखंड विधि फैक्टर मेथड में सर्वप्रथम दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर सभी संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, सभी उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद में उसी को गुणा कर देंगे। ठीक है, प्राप्त गुणनखंड में दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है, और वही जो गुणनफल मिलता है वही इसका मासा हो जाता है। ठीक है, देखते हैं 144 और 100, अगले पेज में करते हैं। क्या दिया गया था, 144 और 196 और 46, है ना। अब इसका जो है हमें करना है गुणनखंड पहले। ठीक है, तो 144 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, करते हैं 144 का गुणनखंड, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर देखो 2 से कटेगा, है ना, तो 2 3 6, 2 छक 12, फिर उसके बाद में 2 से कटेगा। ठीक है, तो 2 1 के 2, 2 अठे 16, फिर उसके बाद में 2 से कटेगा, देखो 2 नमा 18, और फिर उसके बाद में 3 से कटेगा तो 3 हो जाएगा, और फिर उसके बाद में 3 से कटेगा तो 1 हो जाएगा। ऐसे ही 196 का भी पता कर लेते हैं। ठीक है, 196 का पता करेंगे तो 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 2 नमा 18, 2 अठे 16, फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 चौक 8, 2 नमा 18। ठीक है, फिर उसके बाद में ये जो है 7 से भाग देंगे, 7 सत्ता 49 हो जाएगा, फिर 7 से भाग देंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में अब जो है 46 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, और 23 जो है यहाँ पर गुण जो है अभाज्य संख्या है, तो इसीलिए जब 23 में हमको किसी का पहाड़ा नहीं पढ़ पाएंगे तो हम 23 से ही पढ़ेंगे और 1 हो जाएगा। ठीक है, तो सभी का अब हम जो है जो गुणनखंड आए हैं,
ठीक है, सभी को लिख लेते हैं सभी के सामने। तो 144 के सामने क्या क्या है, 2 2 2 2 3 3, ठीक है। ये जो है 144 के गुणनखंड है, ठीक है। फिर उसके बाद में 196 के क्या होंगे, 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7, ठीक है। और 46 के कितने होंगे, 2 गुणे 23, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पर जो है हम मासा ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब हमको मिलेगा मासा। मासा कैसे मिलेगा, यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों में मिल रही है, ठीक है, सभी में। उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। तो ये देखो यहाँ पर 2 जो है तीनों में मिल रहा है, बाकी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों में मिल रही हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, और कोई भी संख्या नहीं है तो 2 को ही हम मान लेंगे कि 2 जो है वही है हमारी जो है मासा, ठीक है। तो ये जो है था किस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि से हम मासा निकालते हैं। कुछ याद रखने वाले तथ्य हैं, उसको याद रखना जरूरी है। यदि अभाज्य गुणनखंड घात के रूप में हो तो लासा अधिकतम घात वाले अभाज्य गुणनखंड होता है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर अभाज्य गुणनखंड घात के रूप में हो, ठीक है, गुणनखंड जो है वो घात के रूप में दे दिया जाए, ठीक है, तो लासा जो है अधिकतम घात वाले अभाज्य गुणनखंड होता है। जैसे मान लो दिया गया हो 2 की घाते 3, ठीक है, 2 की घाते 5, 2 की घाते 7, ठीक है। अब इन तीनों का हमें क्या निकालना है, निकालना है इसका लासा। तो सब इसका लासा जो है यही हो जाएगा 2 की घाते 7। 2 की घाते 7 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 7 बार जो है इसको इस तरह से गुणा कर देंगे, और जो गुणा करने पर आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला तथ्य ये चीज़ है, ठीक है। तो ये जो है इसका लासा हो जाएगा, ठीक। यदि अभाज्य गुणनखंड घात के रूप में हो तो मासा न्यूनतम घात वाला हो जाएगा, यानी मतलब मासा कौन सा हो जाएगा, ये वाला मासा हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, 2 की घाते 3 यानी मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी मतलब 8, ठीक है। 8 इसका क्या हो गया, मासा हो गया, ठीक है। इस तरह से इसका मासा है। मासा मतलब है जिसकी घातें सबसे कम हो, ठीक है, इन तीनों में, लेकिन ये आधार समान होना चाहिए, ठीक है। इस स्थिति में है जो है इसका मासा इस तरह से निकालेंगे और लासा इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसको बढ़िया से याद रखिए, है ना, भूलना नहीं है इस चीज़ को। और इसके आगे जो है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे ज्ञात करते हैं कि भिन्नों का लासा और मासा, ठीक है। भिन्न अगर होते हैं तो उनका लासा और मासा कैसे ज्ञात करेंगे, और जो है कुछ प्रश्न होते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जैसे घंटी और बत्ती के कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि कुछ समय में के अंतराल पे घंटी बज रही है, फिर उसके बाद में अगर इतने बजे बजी थी तो फिर बाद में कब बजेगी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं कभी कभी आते हैं, तो पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उसके बारे में अगले वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और जो है क्वेश्चंस करते रहिए, और अगर कोई डाउट हो तो ये नंबर जो दिया गया है इस पे व्हाट्सएप पर सेव कर लो, और उसके बाद में वहाँ पर मैसेज कर सकते हो किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के, ठीक है।